तो आज की कहानी के लिए हमें हस्तिनापुर चलना होगा। लेकिन किसी युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि एक ऐसी सुबह में जहां हवा में एक बहुत बड़े फैसले का इंतजार घुला हुआ था। बिल्कुल। महल के प्रांगण में चंदन और धूप की महक तो थी, पर उसके साथ साथ एक गंभीरता भी थी। हाँ, एक भारीपन था। ऊंचे झंडे लहरा रहे थे, शंख बज रहे थे। मतलब माहौल तो एक नए युग की शुरुआत का था। और होने भी वाली थी। हस्तिनापुर को अपना नया राजा मिलने वाला था। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो इसी एक दिन की कहानी परत दर परत खोलते हैं। बाहर से देखें तो ये एक उत्सव का दिन है, राज्याभिषेक का दिन। लेकिन असल में ये उन तूफानों की कहानी है जो उस दिन 3 भाइयों के मन में उठे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तो चलिए इस एक दिन में छिपे भविष्य के उन बीजों को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो सभा जुड़ी हुई है, भीष्म, सत्यवती, सारे मंत्री और गुरुजन सब मौजूद हैं। माहौल में एक अजीब सी खामोशी है। हाँ, एक इंतजार वाली खामोशी। सबकी नजरें 3 राजकुमारों पर है। और फिर भीष्म अपनी जगह से उठते हैं। उनकी आवाज में एक ठहराव है, एक मजबूती। वो कहते हैं, धृतराष्ट्र बलवान है, ज्ञानवान है, पर राज्य की दृष्टि स्पष्ट होनी चाहिए। अंधत्व शासन के लिए अनुचित है, अतः पांडु सिंहासन पर बैठेंगे। यहाँ एक पल रुकते हैं। ये फैसला आज के समय से देखने पर शायद बहुत सीधा लगे, लेकिन उस वक्त ये बहुत बड़ा था। हाँ। जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि भीष्म धृतराष्ट्र की योग्यता या उनके ज्ञान पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। सही बात है। वो एक सिद्धांत की बात कर रही हैं, राजधर्म की। और उस राजधर्म की सबसे पहली शर्त है दृष्टि। और ये जो शब्द है दृष्टि, इसका मतलब सिर्फ आंखों की रोशनी तो नहीं होगा, है ना? स्रोत शायद कुछ और गहरा कह रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ दृष्टि का मतलब सिर्फ भौतिक आंखों से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है दूरदर्शिता, भविष्य को देख पाने की क्षमता, यानी सबको एक नजर से देखना। और इसका मतलब है हर परिस्थिति की सच्चाई को बिना किसी के बताए समझ लेना। अच्छा। तो भीष्म का तर्क ये था कि एक राजा जो देख नहीं सकता वो दूसरों की आंखों पर, दूसरों की बातों पर निर्भर हो जाएगा, और जहां निर्भरता होती है वहां शासन कमजोर पड़ सकता है। तो ये एक सैद्धांतिक फैसला था, लेकिन इसका असर बहुत व्यक्तिगत होने वाला था। बहुत ज्यादा। और ये असर हमें तीनों भाइयों की प्रतिक्रिया में साफ साफ दिखता भी है। स्रोत बताते हैं कि पांडु एकदम शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर न कोई जीत की खुशी थी, न कोई घमंड, बस एक जिम्मेदारी का एहसास था। वहीं विदुर ने सिर झुकाकर फैसले को स्वीकार कर लिया। उनके चेहरे पर वही स्थिरता थी। हाँ। लेकिन एक शख्स था जिसके अंदर जैसे सब कुछ टूट गया हो। धृतराष्ट्र। हाँ, और यहीं से इस कहानी का असली मनोवैज्ञानिक ड्रामा शुरू होता है। धृतराष्ट्र का वो मौन, वो कुछ कहते नहीं है, पर उनकी खामोशी सभा में मौजूद हर आवाज से ज्यादा ऊंची थी। तो भीष्म का फैसला तो आ गया, पर मुझे लगता है असली कहानी तो अब शुरू होती है, उस एक इंसान के मन में जिसके लिए ये फैसला एक सजा जैसा था। बिल्कुल। यहीं से हम धृतराष्ट्र के उस अंतर्द्वंद में उतरते हैं जो महाभारत की नींव रखेगा। बिल्कुल, क्योंकि अब तक धृतराष्ट्र ज्येष्ठ पुत्र थे, सबसे बलवान थे, और शायद मन ही मन खुद को राजा मान चुके थे। इस एक फैसले ने उनसे सिर्फ एक सिंहासन नहीं छीना, उनकी पहचान छीन ली। एग्जैक्टली। उनकी पहचान छीन ली। और स्त्रोत में उनके जो शब्द हैं वो इस पीड़ा को बहुत गहराई से दिखाते हैं। जब सभा खत्म होने लगती है तो वो अपने दंड को जमीन पर टिकाकर उसे कसकर पकड़ लेते हैं और भीष्म से पूछते हैं, क्या मेरे भीतर केवल एक दोष ही दिखाई देता है? क्या मेरी शक्ति, मेरा ज्ञान, मेरे गुण सब व्यर्थ हैं? ये सवाल, इसमें गुस्सा कम और एक गहरा दर्द ज्यादा महसूस होता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक शिकायत की शुरुआत है। हाँ। एक ऐसी शिकायत जो उनके साथ पूरी जिंदगी रहेगी। वो ये नहीं कह रहे हैं कि फैसला गलत है, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या मेरी एक कमी मेरे सारे गुणों पर भारी पड़ गई? क्या मेरा पूरा अस्तित्व सिर्फ मेरे अंधेपन से तय होगा? ये बहुत ही मानवीय पल है। बहुत। यहीं पर वो चिंगारी जलती है जिसका जिक्र स्रोत करते हैं। कौन सी चिंगारी? अन्याय के एहसास की चिंगारी, छीने हुए अधिकार के क्षोभ की चिंगारी। स्रोत इसे एक छोटी सी चिंगारी कहते हैं जो धृतराष्ट्र के मन में उस दिन जली। उन्हें लगा कि कुदरत ने तो अन्याय किया ही था, अब अपनों ने भी कर दिया। बिल्कुल। और भीष्म उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, तुम राज्य के स्तंभ रहोगे, यानी तुम पिलर की तरह मजबूत आधार बने रहोगे। लेकिन ये तो एक तरह से तसल्ली देने जैसा हुआ। क्या किसी बड़े पद के बजाय सांत्वना देकर किसी गहरे जख्म को भरा जा सकता है? शायद नहीं, कभी नहीं, क्योंकि धृतराष्ट्र को स्तंभ नहीं शिखर बनना था।
भीष्म के शब्द शायद नेक इरादे से कहे गए थे, लेकिन उन्होंने घाव पर मरहम का नहीं, नमक का काम किया। सही बात है। इससे ये भी पता चलता है कि कभी-कभी तर्क और सिद्धांत, चाहे कितने भी सही क्यों ना हो, वो मानवीय भावनाओं से पैदा हुए दर्द को शांत नहीं कर सकते। तो एक तरफ धृतराष्ट्र के मन भी ये उथल-पुथल मची है और दूसरी तरफ महल में राजाभिषेक की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ये विरोधाभास बहुत मजेदार है। ये इस पूरी घटना का सार है। बाहर उत्सव है, अंदर त्रासदी है। हाँ बिल्कुल। स्रोत इस दृश्य को बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं। एक तरफ वैदिक मंत्र गूंज रहे हैं, पांडु के सिर पर राजमुकुट रखा जा रहा है, सभा में बैठे लोग जय जयकार कर रहे हैं, प्रजा फूल बरसा रही है, एक शानदार माहौल। हस्तिनापुर के लिए ये एक सुनहरा पल है, एक नई शुरुआत। लेकिन स्रोत हमें उस भीड़ से निकालकर एक अकेले इंसान के पास ले जाते हैं, धृतराष्ट्र। वो शोर के बीच में खड़े हैं, पर एकदम अकेले हैं। हाँ। उनकी शारीरिक मुद्रा के बारे में बताया गया है कि वो पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर हो गए थे, जैसे वो वहां है ही नहीं। और उनके मन में क्या चल रहा है, ये बहुत दिलचस्प है। स्रोत कहते हैं कि जय जयकार की आवाज उनके कानों तक पहुंच तो रही थी, पर धीमी पड़ती जा रही थी। और उस शोर के ऊपर उनके मन की एक आवाज हावी हो रही थी। एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, यदि मेरी आंखें होती तो आज ये मुकुट मेरा होता। ये लाइन इस कहानी का केंद्र है। ये दिखाता है कि एक ही घटना के दो सच हो सकते हैं, एक सार्वजनिक सच और एक व्यक्तिगत सच। बिल्कुल। हस्तिनापुर का सच ये था कि उन्हें एक योग्य राजा मिल गया था। धृतराष्ट्र का सच ये था कि उनके सपनों का अंत हो गया था। वो शारीरिक रूप से अंधे तो थे ही, पर उस पल में वो उम्मीद और भविष्य से भी अंधे हो गए थे। स्रोत हमें उस भीड़ में उनके अकेलेपन को बहुत गहराई से महसूस कराते हैं। ये सोचना भी मुश्किल है कि उस इंसान पर क्या बीत रही होगी। खैर, हम धृतराष्ट्र के दर पर इतना ध्यान दे रहे हैं, बाकी दो भाइयों का क्या? पांडु और विदुर, उनके मन में क्या चल रहा था? हाँ, और विदुर की भूमिका यहीं से तय होनी शुरू होती है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि विदुर ने धृतराष्ट्र की ओर देखा और वो बिना कुछ कहे समझ गए कि उनके बड़े भाई के मन में कैसा तूफान चल रहा है। वो उस चिंगारी को देख पा रही थीं, जिसके बारे में हमने बात की थी। हाँ, और वो ये भी समझ गई थी कि ये चिंगारी अगर बुझी नहीं तो एक दिन पूरे महल को जला देगी। तो वो करते क्या हैं? क्या वो धृतराष्ट्र से बात करने जाते हैं? नहीं, विदुर जानते थे कि इस वक्त कुछ भी कहना बेकार है। इसके बजाय स्रोत हमें उनके मन के भीतर ले जाते हैं। विदुर मन ही मन ये संकल्प लेते हैं, धर्म को इस राजवंश में बचाए रखना होगा, नहीं तो ये चिंगारी एक दिन विशाल अग्नि बन सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पल है। बहुत। यहीं से विदुर सिर्फ एक मंत्री या भाई नहीं रहते, बल्कि वो उस राजवंश के विवेक या कह सकते हैं अंतरात्मा की भूमिका में आ जाते हैं। और उनका पूरा जीवन इसी एक संकल्प के इर्द गिर्द घूमेगा। बिल्कुल। ये तो हुई विदुर की बात। लेकिन पांडु, जो अब राजा बन चुके हैं, क्या उनके मन में कोई अपराध बोध था अपने भाई को इस हालत में देखकर? स्रोत बताते हैं कि पांडु के मन में अपराध बोध से ज्यादा एक कर्तव्य बोध था। वो इस पद को एक जीत की तरह नहीं देख रहे थे, बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह। हाँ, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की तरह। राज्याभिषेक के बाद जब वो भीष्म के पैर छूते हैं तो उनका संकल्प इस बात को साफ कर देता है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, राज्य मेरे लिए अधिकार नहीं, दायित्व होगा। अच्छा, ये बहुत बड़ा अंतर है। एक भाई धृतराष्ट्र सिंहासन को अपना अधिकार मान रहा है जो उसे छीन लिया गया, और दूसरा भाई पांडु उसे एक दायित्व मानकर स्वीकार कर रहा है। बिल्कुल। और इसी एक दिन इन तीनों भाइयों की नियत तीन अलग-अलग रास्तों पर निकल पड़ती है। स्रोत इसे साफ तौर पर बताते भी हैं। हाँ, पांडु का रास्ता था प्रतिष्ठा और दायित्व का, विदुर का रास्ता था धर्म और नीति का, और धृतराष्ट्र का रास्ता था मन की उथल-पुथल, असंतोष और भविष्य के एक गहरे असंतुलन का। तो क्या मैं कह सकते हैं कि महाभारत का युद्ध किसी कुरुक्षेत्र के मैदान में बाद में शुरू हुआ? उसकी असली शुरुआत तो उस दिन हस्तिनापुर की उस सभा में हो गई थी। बिल्कुल। स्रोत का निष्कर्ष तो यही कहता है। वो साफ लिखता है कि यही वो क्षण था जहां आने वाले महाभारत का बीज पूर्ण रूप से रोपित हो गया। मतलब युद्ध की नींव किसी जमीन के टुकड़े पर नहीं, बल्कि धृतराष्ट्र के मन में रखे गए अन्याय के उस एहसास पर रखी गई थी। बिल्कुल। उस दिन से वो कभी भी पांडु को हस्तिनापुर के असली राजा के तौर पर मन से स्वीकार नहीं कर पाए, और यही भावना आगे चलकर उनके पुत्रों में भी गई।
तो हस्तिनापुर में जो दिन एक खुशहाल शुरुआत का प्रतीक होना चाहिए था, असल में वो उस राजवंश की नींव में पड़ी एक गहरी दरार का दिन बन गया। एक फैसला जो नियमों और राजधर्म के हिसाब से शायद बिल्कुल सही था। उसने एक ऐसा भावनात्मक घाव दे दिया जो कभी नहीं भर सका। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या? स्रोत इस फैसले का कारण धृतराष्ट्र के शारीरिक अंधत्व को बताते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या असली अंधत्व कुछ और था? आप कह रही हैं कि क्या ये उस सभा में बैठे बड़ों का एक तरह का मनोवैज्ञानिक अंधत्व था, जो अपने न्यायपूर्ण फैसले के मानवीय असर को देखने में असमर्थ रहे? ये एक बहुत गहरा सवाल है। मतलब वो नियम तो देख पाए, पर इंसान के मन को नहीं देख पाए। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन में या नेतृत्व में हम कितनी बार नियमों का सख्ती से पालन करने को ही न्याय मान लेते हैं, और कब ऐसा करते हुए हम एक बड़े और ज्यादा खतरनाक मानवीय सच की अनदेखी कर देते हैं। बिल्कुल। क्या होता अगर भीष्म ने धृतराष्ट्र को सिर्फ एक स्तंभ बनाने के बजाय शासन में कोई और सम्मानजनक भूमिका दी होती? क्या इतिहास कुछ और हो सकता था? ये सवाल स्रोत उठाते नहीं है, पर उनकी कहानी हमें यह सोचने के लिए छोड़ जाती है।